हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाबाज पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, चुनाव का माहौल है और ढेर सारी बातें होती हैं कि ये चीज़ आचार संहिता का उल्लंघन है, ठीक है, ये पार्टी वायलेट कर रही है, ये कैंडिडेट वायलेट कर रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर ये होता क्या है, आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या होता है। तो आप सीधे कह सकते हो कि हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो क्या करता है? गाइडलाइंस इशू करता है, यानी कि दिशा निर्देश देता है। किसको? आप कह सकते हो कि पार्टीज को, जो भी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एक गाइडलाइंस दी जाती हैं कि भाई देखिए, चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव के टाइम में जो आप कैंपेनिंग करोगे, है ना, जो भी प्रचार आप करेंगे या पोलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि ये भी बताता है कि अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव को लेकर के, मान लीजिए कि किसी जगह पर चुनाव चल रहा है और उस चुनाव को लेकर के दो पक्षों के बीच में या दो आप कहोगे कैंडिडेट्स के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आप कहोगे कि जो कंप्लेंट है वो की जा सकती है, उसका रेजोल्यूशन किस तरीके से होता है, इस चीज को। और मिनिस्टर्स, भाई जो भी दल सत्ता में है, हम सब लोग बोलते हैं कि भाई जो सत्ता में है उसके पास एक बेनिफिट होता है, तो ऐसा नहीं है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो जो पार्टी सत्ता में, उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, उनको लेकर के भी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज करती है। 2019 में अगर आप देखोगे तो इसमें एक नई चीज ऐड की गई थी कि जब भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो निकालेंगी, भाई जो भी वादे करते हैं राजनीतिक दल हमारे देश के अंदर के, हम जब जीत जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, तो उसमें बोला गया कि आप कोई भी ऐसी चीज ऐड नहीं करोगे जो संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो आधार है, उसके विरुद्ध हो। तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, एमसीसी का रोल क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रोल क्या है। इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखोगे, आर्टिकल 324 हमारे संविधान का, आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, वो रोल ये है कि देश के अंदर वो चुनाव कराए। और चुनाव कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। मतलब किसी के ऊपर भी वोट डालने का कोई दबाव ना हो, किसी को फायदा किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कहां से आता है? आर्टिकल 324 से आता है, ठीक है। और इसी में एमसीसी को अगर आप देखोगे तो वो चुनाव आयोग के लिए एक तरीके से आप कहोगे मदद करता है। अब होता ये है कि जब एमसीसी लागू हो गया है ना, मान लीजिए कि आदर्श आचार संहिता लग गई, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कोई भी नया काम नहीं कर सकती। जैसे कोई फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकती, कोई वित्तीय अनुदान नहीं दे सकती, ठीक है। मान लीजिए भाई कोई नई चीज, आप रोड है या कुछ भी बनाना चाहोगे, कोई नया प्रोजेक्ट आप अनाउंस जो है वो नहीं कर सकते। कोई भी आप देखोगे अपॉइंटमेंट वगैरह नया जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत होती हैं। अब बात ये है, देखिए जो एमसीसी है, भाई ये कोई स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कोई एक्ट नहीं है, है ना। एमसीसी को लेकर के कोई एक्ट नहीं लाया गया है। अब क्योंकि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इसकी, सिर्फ गाइडलाइंस इशू कर दी जाती हैं, तो उसी में होता है कि भाई ये गाइडलाइंस हैं, अगर वायलेट करते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं होता है। हालांकि जब भी एमसीसी का वायलेशन होता है तो उसमें एक चीज आती है कि भाई जो आईपीसी है या जो आरपीए है ना, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता भी कहते हैं, या फिर हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उनके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, जिसे हम इलेक्टोरल ऑफेंस कह देते हैं कि भाई आपने चुनावी अपराध कर दिया है, या फिर कोई करप्ट प्रैक्टिस हो गई है, कोई आप कहोगे भ्रष्ट आचरण अगर हो गया, तो कार्रवाई किसके अंदर होगी? आईपीसी के अंदर होगी, आरपीए के अंदर होगी। इसके अलावा आप देख लोगे जैसे सीआरपीसी है, इसमें सीआरपीसी का भी रोल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है
कि एमसीसी जो इशू किया गया है वो कोई कानून है और उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अगर उसका वायलेशन होता है, कुछ गलत किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट ने किया है, तो जो कार्रवाई होती है वो आईपीसी के अंतर्गत होगी या फिर सीआरपीसी या फिर आरपीए के अंतर्गत होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये एमसीसी इवॉल्व कैसे हुआ। देखो शुरुआत इसकी कहां से होती है, शुरुआत होती है 1960 से। 1960 में केवी के सुंदरम अगर देखोगे तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इस टाइम पर क्या होता है, केरला में असेंबली इलेक्शन होता है, वहां की विधानसभा का चुनाव होता है। तो इसको लेकर के मतलब एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजें जारी कर दी कि भाई देखो ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स असेंबली इलेक्शन के लिए किया गया था, ठीक। अब इसमें बात क्या की, भाई जो भी मीटिंग्स होंगी, आप लोग देखते हो ना कि रैली की जाती है या फिर रोड शो निकाला जाता है या फिर स्पीचेस दी जाती हैं, स्लोगन्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, तो इनको लेकर के गाइडलाइंस इशू किया गया 1960 में, ठीक। अब फिर आगे चलते हैं 1968 1968 में आकर के, उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, एसपी सेन वर्मा थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, 1968 में आकर के जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्ट करता है, सारे दलों को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है कि देखिए जब चुनाव होता है तो आप बताइए कोई सहमति हम बना लें कि ये काम नहीं होने चाहिए, ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्ट किया गया और तब उसको एमसीसी में क्या किया गया, ऐड किया गया। 1974 में 1974 में आकर के देखोगे तो ईसीआई ने एक फॉर्मल एमसीसी डिक्लेयर किया। मतलब उससे पहले कोई फॉर्मल एमसीसी नहीं था कि हाँ भैया देखो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। फॉर्मली कब अनाउंस किया गया, 1974 में, और एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दी गई ताकि इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको ध्यान रखा जा सके। 1977 से पहले अगर आप देखोगे तो ये चीज सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पर लागू होती थी कि जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जो आप कहोगे कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर ये चीज लागू होती थी। अब आप अगर देखोगे तो ये और भी जो पक्ष हैं उनके ऊपर लागू होती है, जो मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। इलेक्शन कमीशन ने 1979 से यह शुरू किया कि जब भी कोई चुनाव होगा तो एमसीसी को क्या कर दिया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। यह प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होती है, 1979 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1979 में ही आप अगर देखोगे तो कुछ और चीजें ऐड की गई, एक बार फिर से राजनीतिक दलों से बात की गई और उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, किसके ऊपर, पार्टी इन पावर, भाई जो सत्ता में है उसके ऊपर कुछ चीजें और उसके ऊपर लागू कर दी गई, कुछ और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का भाई कोई पार्टी पावर में है, उसका कोई मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर अपने ऑफिशियल वर्क पर जा रहा है। अब वो कह तो रहा है अपने ऑफिशियल वर्क पर जा रहा है, लेकिन वहां जाकर के वो चुनाव को लेकर के प्रचार भी करना शुरू कर दे, है ना। तो ये क्या हो गया कि आप अपनी ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो, चुनाव के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीजों पर रोक लगाई गई, ठीक है। 1991 में आकर के, 1991 में आकर के एमसीसी को एक बार फिर से आप कहोगे कंसोलिडेट किया गया और उसे दोबारा से इशू किया गया। तो ये एवोल्यूशन होता है, शुरू कहां से होता है, 1960 से, और 1991 तक आकर के ये चीजें जो है वो एक तरीके से कोडिफाई होती हैं। और मैंने बताया 2019 में भी इसे चेंज जो है वो किया गया था। अब आते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई आदर्श आचार संहिता जो है वो कब लगती, जैसे ही डेट अनाउंस की जाएगी, ठीक है, जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस की जाएगी वैसे ये लागू हो जाता है और तब तक लागू रहता है जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होंगे। यानी कि जैसे इस टाइम पर जो चुनाव चल रहा है उसका रिजल्ट 4 जून को आना है, तो 4 जून तक एमसीसी जो है वो लागू रहेगा। अब ध्यान रखेंगे कि ये सभी चुनावों पर लागू होता है जो कि लोकसभा के होंगे और स्टेट असेंबलीज के होंगे, ठीक है, लोकसभा का, विधानसभा के जो चुनाव होंगे। और ध्यान रखना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि जो विधान परिषद होती है, भाई कुछ राज्य ऐसे होते हैं जैसे यूपी की बात करोगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पर, तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शंस होते हैं तो उस पर भी ये लागू रहता है, ठीक है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो पूरे भारत में लागू रहेगा, और अगर मान लीजिए किसी राज्य का चुनाव है तो उस राज्य के अंदर एमसीसी जो है वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि ऐसे जितने भी संगठन होंगे या फिर समितियां होंगी या कॉरपोरेशंस होंगे, कमीशंस होंगे, जिनको सेंटर से फंडिंग मिलती है या स्टेट से फंडिंग मिलती है, भाई केंद्र सरकार उनको पैसा देती है, राज्य सरकार उनको पैसा देती है, उनके ऊपर एमसीसी लागू होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज पर तो ये काम करता ही है,
उनके ऊपर तो लागू है। लेकिन अगर कोई भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि छात्रों का एक संघ है या कर्मचारियों का एक संघ है, अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी कैंडिडेट के लिए वो जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एमसीसी जो है वो लागू होता है, ये ध्यान रखना है। अब जनरल कंडक्ट क्या होता है? देखो जनरल कंडक्ट ये होता है भाई, पार्टियों से ये अपेक्षा की जाती है कि जब चुनाव होगा तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे समाज के अंदर जो तनाव है वो तनाव बढ़ जाए, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंसेस हैं, भाई देखो हमारा समाज अगर देखोगे तो डाइवर्सिटी है उसमें, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रेसेस हो गई, कास्ट हो गई, लैंग्वेज हो गई, डाइवर्सिटी है। तो कोई भी ऐसा काम आप मत करिए जिससे कि वो तनाव जो है बढ़ जाए। आप आरपीए की बात करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, उसका सेक्शन 123 भी कहता है, उसका सेक्शन 123 भी कहता है कि कोई भी नेता हो गया या कोई भी राजनीतिक दल हो गया, वो इस तरीके की कोई बात ना करे जो रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या फिर लैंग्वेज के आधार पर एनिमिटी या हेट्रेड को बढ़ावा दे। मतलब कोई भी ऐसी बात मत करिए जिससे लोगों के बीच में एक तरीके से आप कहोगे कि शत्रुता को बढ़ावा दे दे या घृणा को बढ़ावा दे दे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, देखो चुनाव हो रहा है, आप क्रिटिसिज्म करोगे, एक पार्टी दूसरी पार्टी का क्रिटिसिज्म करेगी, ठीक है, एक नेता जो है वो दूसरे नेता का क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन इसमें बात ये बोली जाती है कि आप जब आलोचना कर रहे हैं तो आप उनकी नीतियों की आलोचना करिए, ठीक है। आप उनका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, भाई आप ये बोलिए आपने 10 साल जब राज किया था या 10 साल आप शासन में रहे तब आपने ये किया, हम 10 साल शासन में रहे तो हमने ये किया, ठीक है। उनके जो इनिशिएटिव्स थे उन सब की आलोचना आप कर सकते हो। पर्सनल अटैक से बचना चाहिए, ये चीज एमसीसी में लिखी गई है। देखो मीटिंग्स और प्रोसेशंस को लेकर के क्या चीजें हैं, ठीक है। मीटिंग्स और प्रोसेशंस को लेकर के सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई भी पार्टी कहीं पर मान लीजिए रैली करना चाहती है, रोड शो करना चाहती है, तो सबसे पहली चीज उनको क्या करना पड़ेगा भाई, पुलिस को, अथॉरिटीज को क्या करिए आप इन्फॉर्म करिए ताकि वो अरेंजमेंट कर सकें। दूसरी चीज ये है कि मान लो अगर किसी जगह पर दो कैंडिडेट्स हैं, भाई दो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा दोनों को रोड शो निकालना है और दोनों ने सेम रूट चुन लिया, तो उसमें बोला गया कि दोनों को आपस में बात करके ऐसा कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे कि उनके जो रोड शो हैं वो आपस में क्लैश ना करें। इसके अलावा एक चीज और बोली गई है कि कोई भी पक्ष जो है वो किसी दूसरे पक्ष का, मान लीजिए कोई जुलूस आप निकाल रहे हो, कोई रैली आप निकाल रहे हो और उसमें आप दूसरे नेताओं की पुतले बना करके उनको लेकर के जा रहे हो, उनको जला रहे हो, तो ये सारी चीजें अलाउड जो है वो नहीं है। पोलिंग डे पर क्या चीज आ जाती है, देखो पोलिंग डे पर भाई एक सीधी सी चीज है कि जो पोलिंग बूथ होगा आपका, उस पोलिंग बूथ में कौन जा सकता है, एक तो वोटर्स जा सकते हैं, भाई जिन्हें वोट डालना है वो जा सकते हैं। इसके अलावा ये बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने जिनको पासेस दे रखे हैं, ठीक है, वो एंटर कर सकते हैं। ऐसे पार्टी वर्कर्स अंदर जा सकते हैं जिनके पास सूटेबल बैजेस होंगे या फिर आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे, उनके अलावा और कोई अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा जैसे आप लोग देखते हो ना, जब चुनाव होता है तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आते हैं, पर्ची देकर के आपको जाते हैं, तो जो आइडेंटिटी स्लिप्स दी जाती हैं उसको लेकर के भी गाइडलाइन है कि वो प्लेन पेपर पर, व्हाइट पेपर पर होनी चाहिए, उस पर कोई भी सिंबल, कोई भी नाम जो है वो नहीं होना चाहिए पार्टी का। इसके अलावा एक चीज और है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है, एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक, भाई हर बूथ पर एक ऑब्जर्वर होता है, एक पर्यवेक्षक होता है, और वो क्या करेगा भाई, अगर कोई भी समस्या, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लगता है कि यहां पर जो है वो वोटिंग गलत तरीके से हो रही है, जिन लोगों का वोट नहीं उनके वोट डलवाए जा रहे हैं, तो वो किसको कंप्लेंट कर सकता है, ऑब्जर्वर को कंप्लेंट कर सकता है। ये सारी चीजें एमसीसी में आ जाती हैं। अब पार्टी इन पावर, जो सत्ता में पार्टी है, उसको लेकर के क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहली बात ये आ जाती है इसमें, जैसा मैंने बताया था 1979 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। रेस्ट्रिक्शंस जैसा मैंने बताया कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने ऑफिशियल वर्क और इलेक्शन के काम को आपस में मिलाएंगे नहीं, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि भाई आप सत्ता में हो, आपके पास पूरा तंत्र है, लेकिन आप उस तंत्र का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर सकते। अब आते हैं कि आखिर एमसीसी को लेकर के कंसर्न्स क्या हैं, चिंताएं क्या हैं। देखो चिंता सबसे पहले ये है कि चुनावों के बीच में अगर हम देखें जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो काफी हीटअप हो जाता है, चुनावी माहौल काफी गर्म हो जाता है, और इस चक्कर में एमसीसी का वायलेशन होना शुरू हो जाता है ना। नेता जो है वो एक तरीके से आप कहोगे
पूरी ताकत अपनी झोंक देते हैं, चाहे वो इमोशनल कार्ड खेलना हो, चाहे वो अपनी इमेज का इस्तेमाल करना हो, या दूसरों की इमेज खराब करने की बात हो, हर तरीके की चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्फोर्समेंट ऑफ एमसीसी की अगर बात की जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि ये चीज जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है। कभी कभी तो काम मतलब कोई एक्शन ले लिया जाता है, कभी कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है, या एक्शन लिया भी जाता है तो वो उतना एडिक्वेट नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भाई हेट स्पीच का मामला आ गया, आपने कह दिया आप 48 घंटे तक प्रचार नहीं करोगे, ठीक है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो 48 घंटे प्रचार नहीं करेंगे, उसके बाद वो फिर प्रचार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है कि देखो लीगलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि एमसीसी कोई स्टैट्यूटरी चीज नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो उसको सपोर्ट करता हो, तो ये बात बिल्कुल आई कि भाई एक्ट लेकर के आइए, लेकिन ईसीआई ने कहा कि लीगलाइजेशन मत करिए इसका। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो कोई भी मुद्दा होगा वो कहां चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। अब ईसीआई का कहना है कि हम चाहते हैं चुनाव तेजी से होकर के खत्म हो जाएं। अगर ये जुडिशियल प्रोसेस में फंस गया तो जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगता है और चीजें जो हैं वो क्या होंगी, लटकेंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और भी आ जाती है कि एमसीसी में हर एक चीज एकदम क्लियरली नहीं लिखी हुई है। मतलब लिख तो दिया गया लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कोई किसी तरीके से कर लेता है, कोई किसी तरीके से कर लेता है, तो ये भी एक कंसर्न है। अब बात है कि भाई चलो ठीक है, चिंताएं तो हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज देखो, एक सीधी सी बात आती है, चाहे किसी गाइडलाइन की बात हो रही हो, ऑर्डर की बात हो रही हो, या फिर लॉ की बात हो रही हो, कोई कानून हो, वो तभी एक तरीके से कहोगे उसको ताकत मिलती है जब उसको लागू किया जाए। और लागू किस तरीके से किया जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, कि भाई कोई भी वायलेट करे, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो और चाहे वो सत्ता पक्ष का ना हो, आप कोई भी हो, उसका एनफोर्समेंट जो है वो तुरंत किया जाएगा और बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। तो ये चीजें करने की जरूरत है। इसके अलावा देखोगे कि अगर हम देखो इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठ जाते हैं या फिर एमसीसी को लेकर के क्वेश्चन उठ जाते हैं, वो इसीलिए ना कि भाई देखो इनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई, इन्होंने ये बोल दिया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर ये जो कार्रवाई है ये तुरंत हो, किसी ने कोई भी वायलेशन किया तुरंत एक्शन होना चाहिए। और एक्शन ऐसे नहीं कि आपने बस उसको हल्की फुल्की सजा दे करके छोड़ दिया, जितना गंभीर उसने काम किया है उतनी गंभीर जो है वो सजा भी होनी चाहिए। अब ये जरूरी है कि प्यूनिटिव मेजर्स को स्पेसिफाई किया जाए, भाई सबको क्लियरली पता हो कि अगर आपने ये काम किया तो इसकी सजा जो है वो क्या है, और वो चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और प्रिडिक्टेबल हो। सबको पता है, फेयर है, इन्होंने गलत किया या इन्होंने गलत किया, आपको पता है क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी है कि भाई देखो इन्होंने ये काम किया था, इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया, सारी चीजें और प्रिडिक्टेबल हो, ठीक है। अब इसमें स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हेट स्पीच, है ना। हम लोग देखते हैं कि चुनाव जो है वो शुरू होता है और फिर धीरे 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 उसमें कम्युनल एंगल आना शुरू हो जाते हैं, उसमें रिलीजन को लेकर के बात होना शुरू हो जाती है, उसमें कम्युनिटीज को लेकर के बात होना शुरू हो जाती है। तो हेट स्पीच को लेकर के सीरियस प्यूनिटिव मेजर्स जो है वो होने चाहिए। ऑफरिंग इंड्यूसमेंट्स, भाई किसी को आपने क्या कर दिया, किसी को आपने पैसा दे दिया, है ना, पैसा दे करके वोट, कुछ लोग तो पैसा भी नहीं, सिर्फ उनको खिला पिला दो, समझे, पिलाना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप दे दोगे तो वोट आपके पड़ जाएंगे। फिर देखो चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रचार करेंगे, आप दूसरे की आलोचना भी करेंगे, लेकिन एक गरिमा जरूर होनी चाहिए, भाषा का एक स्तर जरूर मेंटेन होना चाहिए। अब आप प्रचार के दौरान किसी को अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो वो चीज जो है वो खराब है। या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के अगर कोई बात बोलते हो, ठीक है, तो इन सब को लेकर के जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि अगर किसी ने, है ना, किसी ने गंभीर वायलेशन किया है तो उसके ऊपर कानून की जो कार्रवाई है, चाहे वो आईपीसी के अंडर हो, सीआरपीसी के अंडर हो, आरपीए के अंडर हो, वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और जनता को पता चलना चाहिए कि भाई देखो इन्होंने ये काम किया था, हमने ये सजा इनको जो है वो दे दी, ठीक। एक चीज और आती है कि जहां जहां पर वेगनेस है, भाई कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई है, अब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं नहीं इसका मतलब तो ये है, तो ये जो वेगनेस है, ठीक है, ये जो एम्बिग्युइटी है, इसको आप क्लियर करिए, चीजों को स्पेसिफिकली मतलब एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए कि देखो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एमसीसी को और इफेक्टिव आप बना सकते हो। इसके बाद एक चीज और है
कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, भाई हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स पर, कई सारी पार्टीज पर क्या होता है कि हमने इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ क्या किया है, जाकर के कंप्लेंट की है। अब हम लोगों को वो चीज नहीं पता चलती, तो इलेक्शन कमीशन क्या करे भाई, कितनी कंप्लेंट्स आई, क्या क्या एलिगेशंस थे, क्या एक्शन हुआ, किसको क्या सजा मिली, ये सारी चीजें उसकी वेबसाइट पर लिस्टिंग होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एमसीसी को अब हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सोसाइटी चेंज हो रही है, अब हर चीज में टेक्नोलॉजिकल रोल आ रहा है। आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो इलेक्शंस में अगर आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। तो ये डिजिटल कैंपेनिंग जो है, इसको लेकर के भी एमसीसी में चीजें आप लेकर के आइए। फंडिंग, हम सब लोग जानते हैं, देखो पहले चुनाव में क्या होता था, मसल पावर का यूज होता था, है ना, बाहुबली लोग जो थे उनका इस्तेमाल होता था। अब मसल पावर को किसने रिप्लेस कर दिया, मनी पावर ने रिप्लेस कर दिया। भाई जिसके पास पैसा है उसके लिए चुनाव जीतना जो है वो आसान है। तो इन सब चीजों को लेकर के एमसीसी के अंदर चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। इसके अलावा देखो हमारे जो वोटर्स हैं, उन वोटर्स को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर के जनता से अगर पूछोगे ना, उनसे पूछ लोगे कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है ना, इसमें क्या चीजें हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप कैसे समझ पाओगे कि कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी उसका वायलेशन कर रही है या नहीं कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी एजुकेट करो कि भैया देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कैंडिडेट्स को भी पता होना चाहिए। तो हर एक चीज के या हर एक पक्ष के अंदर अवेयरनेस जनरेट करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो बात है ना कि एमसीसी को एक लीगल बैकिंग दी जाए, एक एक्ट लेकर के आया जाए, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जैसे 2013 में आप देखोगे तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, इसने प्रपोज किया था कि एमसीसी को क्या कर दीजिए, लीगली बाइंडिंग कर दीजिए और इसे आरपीए में इंटीग्रेट कर दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी 1990 की जो कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, उसने भी ये कहा था कि एमसीसी की जो वीकनेस है ना, इसकी जो कमी है, इसकी जो दुर्बलता है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है कि इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो। देखो कानून का अपना एक अलग प्रभाव होता है। एक होता है कि हमने किसी से कह दिया कि भाई देखो ये काम आप मत करो, अब उसने कहा कि हम करेंगे तो आप क्या कर लोगे। लेकिन जब वो चीज कानून है ना, जब उसको पता है कि हाँ ये चीज कानून है, अगर हमने उस कानून का वायलेशन किया तो कोर्ट में हमारे खिलाफ केस हो सकता है, कोर्ट से हमें सजा हो सकती है, तो शायद उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, इंडिया की बात करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है हमारी। तो ये जरूरी है कि जब चुनाव देश के अंदर हो तो वो चुनाव जो है वो फेयर हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो ऐसे मुद्दों पर हो जो कि जेन्युइनली लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा एमसीसी का डिस्कशन किया। अब मैं देखिए लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शाम को 8 बजे आपकी ज्योग्राफी क्लास आती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर आप देखोगे तो पॉलिटी की क्लास आपको मिलती है, टाइमिंग सेम रहती है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। लास्ट में आप लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइस। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।